नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन जरिया है अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ठीक से जानकारी ना हो तो आपके हाथ मायूसी भी लग सकती है। पर हमें आपका ख्याल है, इसलिए इस शो के जरिए हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े सारी जानकारी एकदम आसान शब्दों में देते हैं, ताकि आप अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज कर सके और अपने सारे लक्ष्य को आप पूरा कर पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। 20 से 30 साल के निवेशकों के पोर्टफोलियो में क्या डेट फंड होना जरूरी है? 2 साल के निवेश के बाद भी एचडीएफसी स्मॉल कैप का रिटर्न इतना खराब आखिर क्यों चल रहा है? और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश किसके लिए सही होता है? सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और हमेशा की तरह पिछले हफ्ते हमने जो किया था कि सारे एक्सपर्ट से हमने उनसे उनके फेवरेट लार्ज कैप फंड्स के नाम मांगे थे, और ये हफ्ता है मिड कैप फंड्स के नाम जानने का। तो आज कीर्तन भी शो के आखिर में हमें बताएंगे कि इनके फेवरेट 3 मिड कैप फंड कौन से हैं और उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन वो आखिर में, पहले हम लेते हैं सवाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर चिरायु जी। चिरायु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं जलंधर से बात कर रहा हूँ, जलंधर पंजाब। बहुत बढ़िया, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैम, जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और जब मैं 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, मेरी कोरोना वायरस के कारण जो भी मार्केट इरोड हुई है उसके कारण मेरा सभी प्रॉफिट चले गए हैं। तो अब मैं जानना चाहता था कि मुझे इसमें अभी निकाल लेने चाहिए पैसे या अभी लगे रहना चाहिए? चिरायु जी, आप ये बताएं कि आपने कितने साल के लिए निवेश किया था, क्या सोच के? मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए किया है, 5-6 साल तो मैं लेके चढ़ ही रहा था। अच्छा, तो जब 6 साल के लिए किया है तो फिर अभी क्यों डर रहे हैं जब नीचे गया है तो? मैम, बिकॉज जैसे अब आज भी न्यूज आने के बाद मार्केट एकदम से क्रैश हो गया एंड देन अभी आगे का भी कुछ नहीं पता। तो दैट्स व्हाई आई वरीड था कि आगे नेगेटिव में ना चले जाएं। चांसेस है नेगेटिव में जा सकता है, राइट? इसमें तो कोई गारंटी हम ले नहीं सकते कि भाई आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। क्या करना चाहिए? डर वाकई बहुत ज्यादा फैला है, बाजार पे उसका असर साफ साफ दिखता है। म्यूचुअल फंड का निवेशक क्या करे? चिरायु जी, आपके साथ पहले एक छोटी सी स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा। हिस्टोरिकली आपके क्वेश्चन के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया। पिछले 30 सालों में आप कभी भी या तो पीक पर या तो बॉटम पे इन्वेस्ट करते हैं तो 95% ऑफ द टाइम्स पिछले 30 सालों में पीक या बॉटम पे इन्वेस्ट करने के बाद 6 महीने का रिटर्न -27% से +61% के बीच में रहा है। इसका मतलब अगर आप बॉटम पे इन्वेस्ट करते या पीक पे इन्वेस्ट करते, इतनी वॉलेटिलिटी -27% से +61% शायद मार्केट के लिए नॉर्मल है पिछले 30 सालों में। अब यहां से मार्केट कहां जाएगा, वेरी ऑनेस्टली ये तो किसी को नहीं पता मेरे हिसाब से। नियर टर्म में प्रेडिक्टेबिलिटी टेक्निकल एनालिसिस से लोग करते हैं, पर आई थिंक मुझे जितना समझता है उस हिसाब से टेक्निकल लेवल्स भी इस समय पे इस दौरान शायद उतना सही जवाब ना दे पाए या काम ना आए। तो मेरे आपसे 3 ही सजेशंस है। सबसे पहले, अगर आप 5 साल से नीचे के समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा लेवल देखकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में आप प्लीज 5 साल से नीचे के दायरे ना रखकर या उससे कम इन्वेस्टमेंट टाइम ना रखकर इन्वेस्ट ना करें। अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव मार्केट्स में होते रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये टाइम पर अगर आपके पास कुछ लमसम पैसे तो उसे भी आप निवेश कर सकते हैं। मार्केट अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मेरी तरफ से आपको ये भी होगा कि अगर आपका कोई गोल है जिसकी वजह से आप ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो गोल आने के 1.5 से 2 साल पहले आप इन इक्विटी वालों पैसों को डेट में मूव कर दीजिए। इससे होगा ये कि आप जितने नजदीक आएंगे अपने गोल से, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपने डेट में डाल दिया है। तो जब आप पैसे निकालेंगे
तब फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट ऊपर है या नीचे, क्योंकि डेट में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो गोल्ड के 1.5 या 2 साल पहले आप प्लीज इस पैसे को इक्विटी से मूव करके डेट में डाल दीजिए। चिरायु जी, यस मैम। सेटिस्फाइड हैं जवाब से या कुछ और भी सवाल अभी मन में आ रहे हैं? मैम मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मेरी म्यूचुअल फंड्स ठीक है या नहीं? देखिए, अभी इतना तो वक्त नहीं हो कि आपका हम जो नाम बताएं आप, वैसे हमें कोशिश करते हैं। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सारे फंड्स की डिटेल्स हमारे सामने अभी होते नहीं है, लेकिन आप बताएं नाम क्या क्या है आपके पास। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, ओके, SBI डायनामिक बॉन्ड फंड, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड, ओके, मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ओके, एक लार्ज मिड कैप, एक इंडेक्स फंड है, एक मल्टी कैप है और एक SBI लार्ज का। एंड मिड है। ओके, बताएं आपको क्विकली कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? इंडेक्स फंड तो चलिए सेफ है। चिरायु जी, इंडेक्स फंड कंटिन्यू कीजिए, HDFC वाला, मिराई वाला भी इक्विटी, इमर्जिंग इक्विटी अच्छा परफॉर्मेंस है, उसे भी कंटिन्यू कीजिए। SBI मैग्नम मल्टी कैप इन्होंने कहा। SBI मैग्नम मल्टी कैप ऐसे फंड तो अच्छा है, पर उससे बेटर ऑप्शंस है मार्केट में। आप SBI में ही अगर रहना चाहते हो तो आप SBI का फोकस फंड देख सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा बेटर है। Okay. और डायनामिक बॉन्ड फंड से अच्छा प्रॉबेबली मेरे हिसाब से इस समय पे इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट टर्म कैटेगरीज में डेट फंड में इन्वेस्ट करें, या तो आप लो ड्यूरेशन फंड्स में चले जाए या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में चले जाए। चलिए ठीक है, अब सब सवाल के जवाब मिल गए आपको चिरायु जी? यस मैम, यस। तो निवेश कंटिन्यू कीजिए, वहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पे भंवर सिंह। भंवर सिंह जी है? हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? वही मैंने मैम जो आपको पोर्टफोलियो भेजा था, तो उसमें जो फंड है मेरे, वो मेरा जो हो रहे थे ना 10 ईयर का मेरा, तो उसके लिए वो ठीक है या नहीं, वही जानना था। अच्छा, तो आप 10 साल में अपने पोर्टफोलियो से 50 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं, और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और साथ ही पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये 2 फंड आपके पास है, और एक्सिस मिड कैप है ना? 3 फंड है जी। आप एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं दर्शकों को, बाकी दर्शकों को भी, कि आप ये स्ट्रैटेजी क्या अपना रहे हैं अपने निवेश में। हाँ जी, मैं तो कुछ मैं सिंपल सा है मेरा कि मैं ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकता फंड वगैरह को, और क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप ज्यादा कुछ हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को इतना कुछ ट्रैक करना, तो मैं सोच रहा था कि 2 मल्टी कैप ले लूं, 1 मिड कैप ले लूं, और इसीलिए मैंने 3 फंड पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, जिससे मेरे को थोड़ा पारंपरिक इसलिए लिया था मैडम कि थोड़ा उसमें फॉरेन का भी मेरे को मिल जाए। अच्छा, नॉर्मल सा फ्लावर, हाँ, तो इसलिए बाकी मिड कैप इसलिए लिया था मैडम मैंने कि थोड़ा मेरे को इसमें तो थोड़ा रिटर्न वगैरह ठीक ठाक हो जाए, दोनों फंड को ये भी शेयर करे, इसलिए मैंने लिया है। ये अच्छा इन्होंने, चलिए देखिए दिमाग लगाया है यहाँ पे कीर्तन, कि ऐसा ले लो जहां पर मुझे कुछ देखना ही नहीं है, वो फंड मैनेजर ही देखेगा कि भाई कौन सा सेक्टर या कौन सा कैप अच्छा कर रहा है, और वहां पर हमें एक्सपोजर लेने की जरूरत है। मुझे लार्ज कैप, मिड कैप अलग अलग ना लेके एक मल्टी कैप ले लो, फंड मैनेजर मैनेज करे, मेरी सरदर्दी खत्म हो गई। ये स्ट्रैटेजी कैसी है आपके हिसाब से? आई थिंक स्वाति ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो 2 साल पहले तक क्या होता था कि जब सेबी की रिकैटेगराइजेशन नहीं हुई थी प्रोडक्ट्स को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो अपने हिसाब से डिफाइन कर पाए लार्ज क्या है, मिड क्या है, स्मॉल क्या है। पिछले 2 सालों में जब से सेबी ने रिकैटेगराइजेशन अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के हाथ बंद गए कि वो कौन से फंड, कौन से स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। आई थिंक इसीलिए आप देखेंगे पिछले 2 सालों में लार्ज कैप फंड्स ऐसे सिर्फ 2 या 3 नाम है जो पिछले 1.5-2 सालों में एक्चुअली इंडेक्स को बीट कर पाए, क्योंकि फंड मैनेजर्स की वो फ्लेक्सिबिलिटी ही चली गई है। तो आई थिंक जो पहले लार्ज कैप फंड्स रिटर्न दे सकते थे, या जो आपने हिस्टोरिकली लार्ज कैप फंड्स को रिटर्न दे, पे एक जगह आपकी एक बात मुझे बीच में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो सुन के आपने कहा कि कैटेगराइजेशन के बाद उनके हाथ बंद गए हैं और इसलिए वो बीट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब से टोटल रिटर्न TRI जब से आया है, तब से उनको दिक्कत हो रही है बीट करने में।
आई थिंक स्वाति दोनों है, दोनों ऑप्शन दोनों है। सी पहले क्योंकि आपको पता नहीं था कि मिड कैप का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, अच्छा। या स्मॉल कैप का डेफिनेशन क्या है, राइट? तो आप लार्ज कैप फंड में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स ले लेते थे क्योंकि डेफिनेशन नहीं थी। अच्छा। आज क्योंकि सेबी ने डेफिनेशन दे दी है कि पहले 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज लार्ज कैप है और 101 से 250 मिड कैप्स है, तो आपके टेक्निकली हाथ बन गए। आप एक लिमिटेड स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं जिसके बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है। तो अगर क्लाइंट को, इन्वेस्टर को पहले जो लार्ज कैप फंड्स रिटर्न दे चुके हैं 5 साल में, 10 साल में, जो उन्होंने देखे, वैसे अगर रिटर्न्स बनाने तो मेरे हिसाब से मल्टी कैप फंड्स जैसा बेटर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं जो पहले डाइवर्सिफाइड फंड के नाम से जाना जाता था। सो मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से, जिनको टेक्निकली मार्केट्स नहीं समझते, म्यूचुअल फंड्स नहीं समझता है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्लस इन्होंने जो फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे हिसाब से उन्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। Okay. उनकी स्ट्रेटेजी भी सही है, उनके फंड्स भी सही है, उन्हें सिर्फ स्टिक करके रहना है इन्वेस्टमेंट होराइजन तक। और ये जो इनका जो लक्ष्य है 50 लाख रुपए 10 साल में चाहते हैं बनाना, अभी फिलहाल 2500 का यहाँ पर निवेश है, पराग पारिख में 5000, 6000 का निवेश कर रहे हैं, ये जो हर साल 2000 रुपए बढ़ा सकते हैं निवेश में। भंवर जी, मुझे आपका लक्ष्य थोड़ा सा स्टीप लग रहा है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर आपको 10 साल में 50 लाख रुपए चाहिए तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम 15,000 रुपए का मंथली करना पड़ेगा और उसे भी 2,000 रुपए से हर साल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप हर महीना 15,000 रुपए की SIP करते हैं और हर साल उसे 2,000 रुपए से बढ़ाते हैं, तब जाकर आपको अगले 10 साल में 50 लाख रुपए बन जाएंगे। तो भंवर जी है हमारे साथ या फिर? हाँ जी। जी, तो जो अभी निवेश है, सारे जो आपके फंड्स हैं वो सब ठीक है, रिटर्न के हिसाब से भी मैं सिर्फ रिटर्न देख के बता रही हूँ कि उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न सिंस लॉन्च 15% का दिया हुआ है, 13% का दिया हुआ है, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन ये ना 6000 से ये लक्ष्य पूरा होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो आप जो अभी 2000 बढ़ा रहे हैं उसको जितना ज्यादा बढ़ा सके उसकी कोशिश कीजिए, ठीक है? मैं उतना समय में तो बढ़ाऊं, मैं वो मल्टी कैप में बढ़ा दूं और मिड कैप में मैं लमसम इन्वेस्ट करूं। मार्केट का अभी गिरा तो मैंने कुछ किया है अभी नहीं, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ मैम, जो ये मेरे को 2000 रुपए बढ़ाने के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों मिड कैप में ही ऐड करूँ एवरी ईयर। देखिए उसको तो आप बांट सकते हैं ना, आपके पास 3 है फंड, तो आप 1,000 बढ़ा दे किसी में, आप उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं लगती है। कीर्तन? भंवर जी, जैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे वैसे कीजिए। 2,000 रुपए से बढ़ा रहे, दोनों मल्टी कैप फंड में आधा आधा बांट दीजिए। फंड मैनेजर को डिसाइड करने दीजिए कि उन्हें कहाँ पैसा लगाना है, मिड कैप में, लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में। आपको जो लमसम करना है तो आप वो मिड कैप में कर दीजिए अगर करना चाहते हैं तो। उसके लिए कोई ऐसा कोई थंब रूल या कोई फॉर्मूला नहीं होता कि किसमें कितना बढ़ाना है, ठीक है? क्योंकि तीनों गोल आपके, तीनों निवेश आपके एक ही गोल की तरफ लेके जा रहे हैं। 10 लाख, आपको 50 लाख चाहिए आपको, तो आप जो हर साल बढ़ाएंगे दोनों मल्टी कैप में, लमसम है वो आप मिड कैप में डालते रहिए, ठीक है? ओके जी। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप भागलपुर से बात कर रहे हैं, राइट सर? जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते जी। एक्चुअली मैंने करीब 2 साल पहले एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड में। HDFC का ये स्मॉल कैप फंड था। अच्छा जी। तो मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली ये जो फंड है वो माइनस में ग्रोथ ही दिख रहा है मुझे। तो मुझे यही सजेशन चाहिए था कि क्या मैं इसे फंड में रखूं या फिर मैं इस फंड को स्विच कर लूं कहीं और। अच्छा, 1-2 बात के जवाब हमें भी दे दीजिए आप। इकलौता निवेश है आपका म्यूचुअल फंड में ये, कि इसके अलावा कुछ और भी है आपके पोर्टफोलियो में? नहीं, और भी है, दूसरा भी है। बस इसके रिटर्न से आप ज्यादा खुश नहीं है? जी। 2 साल का वक्त सफिशिएंट होता है? ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो एक छोटा सा सजेशन मेरा आपसे ये है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम 10 साल के नजरिए के बिना स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स ना करें। नजरिया 10 साल का भी हो, लेकिन फिर से वही सवाल, क्या 2 साल का वक्त सफिशिएंट होता है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूंगा। जैसे अगर आप पिछले 2 साल में देखें, स्मॉल कैप और मिड कैप्स ने परफॉर्म ही नहीं किया है,
सिर्फ लार्ज कैप ने वो भी सिलेक्टिवली परफॉर्म किया है। तो अब इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मिड कैप स्मॉल कैप फंड ने परफॉर्म ना किया हो। जैसे एक्सिस स्मॉल कैप पिछले एक साल में तकरीबन 30% का रिटर्न निकाल चुका है, -8 पॉइंट, और एचडीएफसी का -8.5% के आजू बाजू है। अब मुझे ऐसा लग रहा है एचडीएफसी में मेरे हिसाब से दो प्रॉब्लम्स शायद है। पहली तो उन्होंने जिन सेक्टर्स और स्टॉक्स में पैसा लगाया वो प्रॉबेबली नहीं चले, और दूसरा इस फंड का एयूएम बड़ी तेजी से बढ़ चुका है। तो अगर आप स्मॉल कैप में देखें 10,000 करोड़ का फंड, उसको अगर वो उस पेस से बढ़ते जाता है तो स्मॉल कैप्स में शायद लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। अच्छा? उन्हें उतना पैसा लगाना थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल पड़ सकता है। तो शायद ये भी रीजन है कि एक्सिस स्मॉल कैप शायद 2,500 करोड़ के आजू बाजू का फंड है। अच्छा। और स्कीम फंड सिलेक्शन स्टॉक सिलेक्शंस अच्छे रहे हैं, इसलिए ये आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो एक दो सजेशंस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉबेबली अगर पिछले 2 साल में इनका फंड सिलेक्शन स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं रहा है तो रिवाइव नहीं कर पाएंगे। पर एक प्रॉब्लम जरूर मुझे लग रही है कि इस स्कीम में एयूएम काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो एक वो प्रॉब्लम मेरा जरूर है इस फंड से लेकर। और दूसरा सजेशन ये है कि आप पूरा पैसा एक ही स्कीम में या फिर एक ही मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले फंड में ना लगाकर, जैसे ओम प्रकाश जी ने डिवाइड किया हुआ है अपना पैसा, आई एम श्योर वो रिस्क डिवाइड हो चुका है। और अगर बात सिर्फ ये एक स्कीम की है तो मैं सजेस्ट करूंगा और 1 साल रुकने के लिए ओम प्रकाश जी। देखिए ये स्कीम अगर रिवाइव कर पाती है या नहीं। एक ध्यान जरूर रखिएगा कि स्कीम का एयूएम हल्का सा ज्यादा है, मुझे लग रहा है जितना होना चाहिए उससे, तो वो एक दिक्कत जरूर है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया है। सिलेक्टिवली 2-3 स्कीम्स अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में छोड़ दे तो बाय एंड लार्ज किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप फंड ने परफॉर्म नहीं किया पिछले 2 साल। क्या दिक्कत क्या होती है अगर स्मॉल कैप में, अगर लार्ज कैप में 10,000 करोड़ का अगर एयूएम हो तो वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप में 10,000 दिक्कत की बात है। तो वो दिक्कत होती क्या है? स्वाति, होता क्या है कि ये छोटे स्टॉक्स में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो आज आपको अगर 1,000 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेने हैं तो बहुत लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है। आप आराम से 1,000 शेयर्स रिलायंस के खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जितना ईयूएम बढ़ते जाता है एक पर्टिकुलर स्कीम का, उस स्कीम को उतना पैसा स्मॉल कैप में ही निवेश करना है ज्यादा से ज्यादा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि उनको पूरा 100% पैसा स्मॉल कैप में लगना है, पर अगर स्मॉल कैप फंड का नाम है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगना है। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई छोटा स्टॉक है और उसमें लिक्विडिटी नहीं है और आपके पास पैसा आते जाता है और आपको वो स्टॉक पसंद है और आप बाई करते जाते हो, तो लेते वक्त तो आप उस स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा देते हो, और जब आपको बेचना होता है तो आपको निकलने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपके अलावा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी उस स्टॉक को प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है। इनके फंड मैनेजर कौन है अभी इस वक्त, आपको याद है कीर्तन? नहीं, मुझे इनके मैं भी चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं सवाल, चिराग जी हैं इनके फंड मैनेजर, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक और सवाल आया था ऐसा ही, एचडीएफसी के किसी इक्विटी ग्रोथ जो फंड है, आई थिंक मल्टी कैप है उनका, ये उसका भी परफॉर्मेंस 2 साल से काफी खराब चल रहा है। प्रशांत जैन है उसके फंड मैनेजर। तो मुझे ये लग रहा है कि पूरा एचडीएफसी फंड हाउस के तौर पे तो काफी सॉलिड है, पुराना है। सारे फंड मैनेजर जांचे परखे हुए हैं, हर तरह के मार्केट साइकिल में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एएमसी के जो फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस क्यों डाउन जा रहा है? मतलब सबका एयूएम तो बढ़ा हुआ ही है क्योंकि पुराना फंड हाउस है तो वो तो बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन पिछले 1-2 साल में इनके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। स्वाति, देखिए 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल, क्योंकि इन्वेस्टर का शो है और ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए, एक होता है ग्रोथ स्टाइल, एक होता है वैल्यू स्टाइल। अब कुछ साइकिल्स में ग्रोथ स्टाइल चलती है, कुछ साइकिल में वैल्यू स्टाइल्स चलती है। जितना मैं, क्योंकि हम प्रशांत जैन जी की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वैल्यू की तरफ उनका घेराव ज्यादा है, इसीलिए पीएसयू जैसे स्टॉक्स जो काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे आज मिल रहे हैं, राइट, वो जरूरी नहीं है कि पिछले 2 साल में नहीं चले तो आगे नहीं चलेंगे, राइट। तो वो ग्रोथ और वैल्यू के बीच
की फाइट है और वो साइक्लिकल है थोड़ा सा। तो 1 साल और इंतजार करने के लिए आप सलाह दे रहे हैं ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश जी, लंबा नजरिया है ना, आप लंबे वक्त के लिए ही आपने निवेश किया ना स्मॉल कैप फंड में? जी हाँ, मैंने लंबे टाइम के लिए ही किया था, बट मैं थोड़ा सा घबरा रहा था कि नहीं घबराइए मत, होता रहता है फंड्स में, ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए सिंस लॉन्च देखिएगा इसका रिटर्न तो अच्छा ही है, करीब 12% के आसपास, और ये इम्प्रूव करने के चांसेस, क्योंकि फंड हाउस काफी पुराना है ओम प्रकाश जी, और ये सारे फंड मैनेजर ने काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है निवेशकों को। तो थोड़ा वक्त और दीजिए, जरा देखिए कि शायद इनका जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको वो पिक करते। और मेरा था, मैंने 2-3 फंड में लगाया, तो मैं जानना चाह रहा था ये फंड सही है कि मुझे। देखिए होता क्या है ना ओम प्रकाश जी कि हमारे फंड जो आप नाम बताएंगे तो उसकी मुंह जबानी तो इसे याद रहता नहीं है ना उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप एक मेल कर दीजिए दोबारा, तो फिर से आपका सवाल ले लेंगे हम, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। चलिए क्विकली एक सवाल और लेते हैं और फिर आपके हम, अच्छा नहीं टाइम नहीं है, मुझे कहा गया कि आप हमारे पास वक्त नहीं है, तो वक्त अगर नहीं है तो सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ खत्म करते हैं और क्विकली आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मिड कैप कैटेगरी में आपके 3 फेवरेट मिड कैप फंड्स कौन से हैं और क्यों? स्वाति, मेरे 3 फेवरेट पिक्स है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, अच्छा, और एक थोड़ा सा आजकल अनपॉपुलर है पर L&T मिड कैप। फिर भी आपका फेवरेट है L&T मिड कैप। अनपॉपुलर इसलिए कहूंगा क्योंकि उनके स्टार फंड मैनेजर मिस्टर लैरी नवंबर में रिजाइन कर चुके हैं, इसलिए हल्का सा अनपॉपुलर हो चुका है फंड। पर कोटक इक्विटी, एक्सिस मिड कैप और L&T मिड कैप, ये 3 मेरे फेवरेट नाम है। 3 रीजंस हैं। तो अगर आप इन तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के नजरिए से रोलिंग रिटर्न्स पे देखेंगे तो ये काफी सुपीरियर है उनके दूसरे कैटेगरी के पियर्स से और इंडेक्स से। दूसरा, इनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न परफॉर्मेंस इन ही पीरियड्स में अपने पीयर से काफी सुपीरियर है, यानी कितना रिस्क लेकर उन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया जी, इस कंपैरिजन में ये फंड्स अच्छे हैं। तीसरा, जो मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ हर फंड सिलेक्शन में, कि इसी पीरियड में जब मार्केट्स गिर रहे थे तो इन फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया, क्या ये कम गिरे, और जब मार्केट्स ऊपर जा रहे थे तो इन फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया, क्या ये ऊपर गए? हाँ। तो नीचे जाते वक्त कम गिरे और ऊपर जाते वक्त ज्यादा गए, तो ये तीनों फंड्स उसमें क्वालिफाई होते हैं। और लास्ट पॉइंट, इनका पोर्टफोलियो कंपोजिशन बड़ा सुपीरियर है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मेरे हिसाब से ये 3 फंड्स हैं। चलिए 3 नाम आपके सामने, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस मिड कैप और L&T मिड कैप, ये है कीर्तन शाह की पसंद। तो ऐसे ही आगे चलते हुए आपको हम बाकी सब एक्सपर्ट से भी उनके 3 फेवरेट मिड कैप फंड के नाम जानेंगे और हफ्ते के अंत में देखेंगे कि कौन सा जो फंड है वो सबकी लिस्ट में कॉमन है और उसकी हम एक अलग से लिस्ट बनाकर आपको दे देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक चीज आपने आज जो बताई है रोलिंग रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, एक अलग से फिर से शो करते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि भाई कितने तरह के रिटर्न होते हैं और उन्हें कौन सा रिटर्न देखना है जब वो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होता है। शुक्रिया सभी सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन आपका काम यहाँ शुरू होता है। उठाइए पेन पेपर, तो आप उठाते नहीं आजकल, सब मेल करते हैं, तो मेल कीजिए हमें अपना सवाल, अंग्रेजी, हिंदी, किसी भी भाषा में लिखिए, कैसे भी सवाल हो, छोटे बड़े सब लिखिए। कहाँ भेजना है आपकी स्क्रीन पे देखिए डिटेल्स दी हुई है, ईमेल आईडी जहाँ पर आप अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। जब भी सवाल भेजते हैं तो ध्यान रखिए अपना नाम और अपना नंबर जरूर लिखिए ताकि आपको हम कॉल कर सके। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।